नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का महिला जगत कार्यक्रम के हमारे आज के इस खास कड़ी में। दर्शकों, ईश्वर ने प्रकृति के बाद केवल हम महिलाओं को ही सृजन की शक्ति दी है। अब जरा सोचिए वो समाज कैसा होगा जहां महिलाएं नहीं होंगी। सोचने मात्र से ही रूह कांप उठती है ना। फिर ऐसा कौन सा काम है जो एक महिला नहीं कर सकती। इंदिरा गांधी से लेकर कल्पना चावला तक तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि और बल का लाजवाब परिचय दिया है। फिर भी बेटों की चाहत में बेटियों की घटती जनसंख्या देश के लिए चुनौती का विषय बन गई है। और इसी विषय पे आज हम हमारे कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी विषय का नाम है लैंगिक असमानता एक अभिशाप। और इस विषय पे हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बतौर अतिथि हमने जिन्हें आज हमारी स्टूडियो में आमंत्रित किया है, आइए हम आपको उनसे परिचय करवाते हैं। इस वक्त हैं हमारे साथ प्राचार्य शासकीय महारानी लक्ष्मी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्रीमती वंदना मदनकर जी, और हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ जी। नैना जी के विषय में मन को प्रफुल्लित करने वाली एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि नैना जी बस्तर की बेटी हैं। जी हाँ, बस्तर इनकी जन्मभूमि है और ये बात हम सभी बस्तर वासियों के लिए गौरव की बात है। आपने माउंट एवरेस्ट की शिखर पर अपना विजय ध्वज लहराया है। तो वंदना जी, नैना जी, आप दोनों का ही हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दर्शकों, हम मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव, लेकिन ये महोत्सव कितना सार्थक है इसे भी समझना बेहद जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले वंदना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से अब तक का जो हम महिलाओं ने सफर तय किया है, इसमें आप महिलाओं की स्थिति को किस प्रकार से देखते हैं? नमस्कार। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति तक और आज तक जी, उसके पूर्व की से मैं इस कड़ी को जोड़ना चाहती हूँ। भारत के संदर्भ में हम कह रहे हैं तो वैदिक काल हो गया है, जिसमें ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल, उसके पश्चात बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर सामंती व्यवस्था आई। उसके पश्चात धीरे धीरे जो विदेशियों के द्वारा आक्रमण किया गया, मुगल काल, ब्रिटिश काल, फिर स्वतंत्रता का जो हमारा समय आया, इसमें काफी आमूलचूल परिवर्तन हमें देखने को मिला है जी। और जहाँ तक लिंग भेद की बात है, यह सही है। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी उच्च थी, हर जगह उन्हें सम्मान दिया गया था जी। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से विदेशी आक्रमण होते गए, हमने देखा है कि घूंघट प्रथा, उसके पीछे भी कई कारण हैं कि जब मुगल और सामंती व्यवस्था और सती प्रथा, बाल विवाह, इनके पीछे कारण कि जब विदेशी भारत आए तो अपने साथ पूरे परिवार को लेके नहीं आए वे लोग जी। तो वे लोग अपने साथ वह खुद व्यापार करने की दृष्टि से आए और कुछ लोग यहीं बस गए। और जो यहाँ बस गए तो जो यहाँ की जो जनता थी, तो स्वाभाविक है उनमें जो महिलाएं हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करना बहुत जरूरी था। तो घूंघट प्रथा से लेके जो विभिन्न कुरीतियां जो कि धर्म की आड़ लेकर वह कुरीतियों का रूप धारण कर ली, फिर स्वतंत्रता के समय तक जब वो कुरीतियों से महिलाओं और बच्चियों के ऊपर काफी अत्याचार होने लगे, तो सामाजिक जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन, राजा राम मोहन राय से लेके वर्तमान तक कई सारे आंदोलन चलने लगे, जिसके कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे संविधान में महिलाओं को एक उच्च स्थान दिया गया, समानता का अधिकार दिया गया। और इसी प्रकार आज हम वर्तमान में देखें तो महिलाएं काफी आगे बढ़ चुकी हैं। फिर भी मेरी दृष्टि में मैं देख रही हूँ, यदि 121 करोड़ की आबादी है तो उसमें केवल 10% महिलाएं ही सुरक्षित हैं और काफी आगे बढ़ी हैं। यानी आज भी हमें लैंगिक जो समानता है, असमानता है, उसके ऊपर हमें काफी कार्य करना है। जी। नैना जी, अब मैं आपसे आपके विचार जानना चाहूंगी कि आप महिलाओं की स्थिति को किस प्रकार देखते हैं? जैसा कि अभी हमारी प्राचार्य महोदय जी ने बताया, जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। तो खास बात यह है महिलाओं के लिए स्पेशली क्या था कि जो जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी तब महिलाएं चार दीवारी के अंदर रह जाती थी। काम तो करती थी, क्योंकि जो महिलाएं तब करती थी वो महिला आज भी करती हैं, लेकिन वो पुरुष प्रधान होने के नाते और चार दीवारियों के अंदर रहने के नाते वो बाहर नहीं निकल पाती थी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज महिलाएं काफी अपनी मतलब दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा और खुद की चेष्टा से काम कर रही हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप मुझे देख सकते हैं कि मैंने
इन्हीं रूढ़िवादी प्रथा से निकलकर आज एक अलग सा परचम लहराया है, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन जो था, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उस पर फतह हासिल करके मैंने ये जताया है। क्योंकि मेरा मुद्दा खुद बेटियों पे होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मुद्दा है जी। मेरा मिशन है, जैसे कि हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसके आगे का जो मिशन था वो है बेटी नहीं किसी से कम, बेटी को मिलेगा देश में दम। तो मेरा मिशन आज मैं जो काम कर रही हूँ वो महिला और बेटी के लिए ही है, क्योंकि बेटी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। ये जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें जो मिला है मौका कि हर एक प्लेटफॉर्म पर बेटी कुछ ना कुछ कर रही है और आगे आ रही है। पुरानी जो थिंकिंग थी, जो पुरानी सोच थी, विचार थे, उसको आज तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन एक सभ्य संस्कृति अपने अंदर लेके इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं। आज काफी जगह पे आप देख सकते हैं कि जो आज का जनरेशन है, आज के जनरेशन के हिसाब से आप हर एक क्षेत्र में देखेंगे तो बेटियों का वाहवा ही होता है, लेकिन कहीं ऐसी जगह है जहां बेटियां आज भी भ्रूण हत्या जस्ट लाइक और कहते हैं कि बहुत पीछे है, जिसको आज भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इन क्षेत्रों को देखते हुए आज जो मैं मुकाम हासिल करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि बेटियां हमेशा आगे बढ़े, तो स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक का जो विषय था वो तो मैम के द्वारा आपने सुन ही लिया है, और जो आज का जनरेशन है वो उसको मैं आगे लेके जा रही हूँ। तो मेरे जैसे और भी कई बहनें हैं जो इस क्षेत्र पे काम करती हैं और वो ये महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने नैना जी। बिल्कुल ये बात सच है, हम बात यहाँ कर रहे हैं महिलाओं के विकास की, महिला सशक्तिकरण की, लेकिन फिर भी आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। तो कहीं ना कहीं ये जो असमानता है, लैंगिक असमानता, ये हमें देखने को मिलती है। तो वंदना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो लैंगिक असमानता जैसी समस्या हमारे समाज में है, इसके पीछे कारण क्या है? लैंगिक असमानता के पीछे कई कारण हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जब मुगल यहाँ आए और या विदेशी जब आक्रमण यहाँ किए जी, तो वे खुद केवल व्यापार करने की दृष्टि से तो यहाँ आए, तो उनकी नज़र परिवार बसाने के लिए या महिलाओं के ऊपर रहती थी जी। तो उन महिलाओं में धीरे धीरे पर्दा प्रथा आने लगी, और महिला बालिका सुरक्षित रहे बोल के बाल विवाह हो गया। और इसी प्रकार से हम देखें तो धीरे धीरे ये रूढ़िवादी का रूप ले लिया, और लैंगिक समानता के पीछे धीरे धीरे एक कानून भी, जब समाज सुधारक आए तो इन्होंने कानून के रूप में, नियम के रूप में उसे सामने लाने का प्रयास किया। और आज हम देख रहे हैं कि लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए, और स्कूलों में भी हम देख रहे हैं कि लड़की, जैसे ऐसे क्षेत्र में कई स्कूल्स हैं जहाँ पे केवल लड़कियां ही शिक्षा ग्रहण करती है। और आज मैं जैसे एक महारानी स्कूल यानी लड़कियों के स्कूल के प्राचार्य हूँ, कई पालक मेरे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें लड़कियों के स्कूल में ही अपने बच्चियों को पढ़ाना है। इसका मतलब आज भी उनके मन में एक डर है जी। क्यों? क्योंकि आज जैसा समय है, आज हम देख रहे हैं आधुनिक युग की और हमने काफी प्रस्थान कर लिया, काफी आगे बढ़ गए हैं, विकसित हो गए, विकासशील श्रेणी में हम आ चुके हैं जी। तो उसका जो परिणाम सकारात्मक, हर चीज का परिणाम सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है जी। तो कुछ, मैं ये नहीं कह रही कि सारे गार्जियंस ऐसा कह रहे पालक, कुछ गार्जियंस का ये है कि वो जब सारी दुनिया देखते हैं या उनके सामने कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती है तो वे चाहते हैं कि लड़कियों को सुरक्षा मिले। तो सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं लड़कियों की शिक्षा के लिए, ताकि उन्हें लैंगिक समानता का अधिकार मिले बच्चों को, ताकि पुरुषों से, लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर वे आगे बढ़ते रहें जी। नैना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि वंदना जी ने बताया, ये पर्दा प्रथा, महिलाएं घर के अंदर रहें, ये सब कुछ प्राचीन समय से चला आ रहा है, लेकिन वर्तमान समय में हमें महिलाओं को आगे करना है। तो ये जो लैंगिक असमानता है, इस समस्या को खत्म करने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए? सबसे पहले जो ये असमानता की बातें हैं, वो मैं खुद एक भुक्तभोगी हूँ। जैसा कि आप कह सकते हैं कि जब पुराने लोग थे तो उनकी सोच भी बहुत छोटी होती थी, छोटी बोले तो चार दीवारी के अंदर वाली सोच होती थी। तो मेरी माँ खुद ऐसे कहती थी कि बेटा आप लड़की हो, ये नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी मम्मी के ऊपर एक प्रेशर था कि वो बाहरी समाज का प्रेशर था या व्यक्ति का प्रेशर था, वो प्रेशर था। तो उस प्रेशर के चलते वो मुझसे भी यही कहती थी। तो मैं हमेशा ये कहती थी
कि मम्मी हमेशा बेटों को ही आगे क्यों, बेटियों को आगे क्यों नहीं जी। तो वो जो मेरी लड़ाई थी, तो एक समय ऐसा आया था कि ये लैंगिक असमानता की जो बातें हैं, एक पुरुष और एक महिला होने के नाते जो मैंने फील किया था, क्योंकि उस समय मैं छोटी थी और इतना मुझे ज्ञान नहीं था। जब इस चीजों से लड़ने लगी तो मेरा एक अलग सा छवि बन चुका था, क्योंकि सब ये कहते थे कि ये बिगड़ जाएगी जी। तो एक होता था कि जब हम अपने हिस्से के लिए लड़ते थे तो उस हिस्से को हमें बिगड़ जाना वर्ड मिलता था, तो वो सुन के बहुत दुख होता था, लेकिन एक मन में दृढ़ इच्छा थी कि हम कुछ कर सकते हैं। तो ये जो समलैंगिक जो शब्द हमारे बीच में जो सुधार करने की जो मौका आता है हमें मिल रहा है, तो इसका सबसे पहला मुद्दा हमारे परिवार से जाता है कि जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं वहाँ के पेरेंट्स, वहाँ के परिवार, जैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता जो होते हैं, अगर वो इन चीज़ों से हमारे दिमाग मानसिक स्तर से हटा दिया जाए तो शायद ही हम एक अच्छे समाज में विस्तृत कर पाएंगे। और समाज में, क्योंकि एक परिवार के, एक महिला होने के नाते, महिला से एक परिवार होने के नाते, परिवार से समाज होने के नाते, समाज से देश होने के नाते ये चीज़ बनता है कि हमारे घर से ही हमें ये शिक्षा मिले कि समलैंगिक चीजें क्या है जी। और जितना पुरुष प्रधान को दिया जाता है उतना महिला प्रधान को भी दिया जाना चाहिए। ये अधिकार हमारा है, क्योंकि ये जीवन की बात है। इसमें पुरुष और स्त्री की, महिला की बात नहीं है, इसमें बात सिर्फ जीवन की है कि हर एक चीज जो पुरुष कर सकता है वो महिलाएं भी कर सकती हैं। तो मेरा मुद्दा तो यही है कि हम जो छोटे छोटे शब्दों से बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं, उसे हमें अलग से प्रेरित करना चाहिए कि महिला होने के नाते हमें क्या क्या करना चाहिए और एक पुरुष होने के नाते क्या क्या करना चाहिए। क्या जरूरी है कि पुरुष बर्तन नहीं साफ करेगा जी? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो हमेशा बेटी करती है, बेटा नहीं करता। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ से हमारी ये चेंजेस आनी चाहिए। और साथ ही आज सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं लागू कर दी है जिससे एक महिलाओं को भी प्लेटफॉर्म मिलता है और एक अच्छा इस चीज़ों का, मतलब जो समलैंगिक चीज़ें हैं, इनको दूर करने का भी मौका मिल रहा है। जी दर्शकों, जैसा कि नैना जी ने बताया कि उन्हें अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए समाज से, परिवार से लड़ना पड़ा, तो ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं शिक्षा के बल पर ही लड़ी जा सकती है। तो वंदना जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हमारी बेटियां पढ़ें, महिलाएं शिक्षित हो, ये इतना ज़रूरी क्यों है? महिलाओं को, बच्चों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक परिवार में यदि एक लड़की केवल पढ़ेगी और वही आगे बढ़ती रहेगी और उस परिवार या उसके चाचा, मामा, दादा और जो परिवार, अन्य परिवार है, वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो मैं नहीं समझ सकती कि वह परिवार आगे बढ़ रहा है। मेरा यह मानना है कि यदि एक लड़की घर में पढ़ रही है तो बाकी बच्चों को भी पढ़ाएं, तो इस प्रकार से एक परिवार समृद्ध होगा, आगे बढ़ेगा। तो सर्व शिक्षा अभियान हो गया है और इसी प्रकार की भारत सरकार की कई योजनाएं हैं जो कि प्रारंभिक स्तर से ही स्कूलों में लागू की जाती हैं और बालक बालिका सभी को समानता का अधिकार देते हैं और हर वर्ग को, एक समय वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था थी जिसको कि तोड़कर स्कूलों में आज कोई किसी को नहीं यह देखता है कि वह किस वर्ण का है, वह किस वर्ग का है जी। तो सभी यहाँ पर समान हैं, चाहे वो खेलकूद का क्षेत्र हो, चाहे एनएसएस हो, एनसीसी हो, गाइड हो, हर क्षेत्र में मैंने यह देखा है कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और लड़कियों को काफ़ी मौके मिल रहे हैं। जैसे हमारे संस्था में ही एनसीसी, एनएसएस एक इकाई थी, उस इकाई में एक बालिका थी जो किसी भी प्रकार से बात करने में काफ़ी झिझकती थी। सामने खड़े होने के लिए उसके मौका हम जब देते थे तो बच्ची घबरा जाती थी लेकिन मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की तारीफ करना चाहूँगी कि उस बच्ची को हमने सामने लाया और वह बच्ची धीरे धीरे विभिन्न कैंपों में गई और आज हमारे सामने नैना धाकड़ बनकर सामने आके खड़ी हुई जी। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कि हम मौका देते हैं, सरकार मौका देती है, विभिन्न योजनाओं के जरिए मौका दिया जाता है। पहले केवल एक स्कूल में पढ़ाई उसी क्षेत्र में बच्चे सीमित रहते थे। आज कोई भी कंपटीशन हो, प्रतियोगिता हो, वह शालेय स्तर से लेके संकुल स्तर से लेके जिला है, राज्य है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आगे जाने का मौका मिलता है। तो इसमें लड़कियां काफी आगे बढ़ चुकी हैं जी। जैसा कि मैडम ने बताया नैना जी कि किस प्रकार से शिक्षा और शिक्षकों की सहायता से आप अपनी मंजिल को पाने में सक्षम हुई, तो क्या ये सच है कि नारी को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है? तो इस पर आप क्या कहेंगी?
जैसा कि शिक्षा की बात आती है तो स्पेशली मैं शिक्षा पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि व्यक्ति के निखार, उसकी चमक, उसका भविष्य एक शिक्षा ही माध्यम होता है। अगर एक लड़की, एक छात्रा अगर शिक्षित हो जाती है तो वो घर ही नहीं, पूरे समाज ही नहीं, पूरे देश को नाम रोशन कर सकती है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है। और मेरा मुद्दा भी इसी मैटर पे रहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मिशन था, मैंने उसमें इंक्लूडिंग कर दिया कि बेटी नहीं किसी से कम, बेटी को मिलेगा देश में दम। और शिक्षा पे मैं ही काम करती हूँ कि हर एक लड़की सक्षम सशक्तिकरण से जो बातें आई थी कि वो खुद के निर्णय ले सके। एक्चुअल में जब तक हम खुद के निर्णय नहीं ले पाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम करना क्या चाहते हैं। जी वंदना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो ये कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध हमारे समाज में हो रहे हैं, यही कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता को बढ़ावा भी देते हैं, तो इसे समाप्त करने के लिए सरकार के, परिवार के क्या प्रयास होने चाहिए? देखिए, कन्या भ्रूण हत्या जैसा ये जो जघन्य अपराध है, नाम ही जघन्य अपराध, यानी इस अपराध के ऊपर कई कानून बन चुके हैं, लेकिन आज हम फिर भी कई जगह ऐसा देखने में आ रहा है कि यह कहीं न कहीं शुरू है यहाँ। जी। तो मैं चाहती कठोर से कठोर कदम जिन नर्सिंग होम में इस प्रकार से किया जाता, उसके विरुद्ध वाकई में कठोर कदम उठाना चाहिए। जी। और काफी हद तक स्वतंत्रता से लेके आज तक की जब हम बात करते हैं, काफी कम इसका प्रतिशत हो गया कन्या भ्रूण हत्या के पीछे। जी। और हम देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष की बात करें तो केरल में कुछ ऐसी जाति हैं, आसाम में कुछ जाति है, और हमारी जो बस्तर की जो गोंड जनजाति है, यानी कुछ जनजातियों में कुछ परिवार ऐसे कि जो महिलाओं के जरिए ही या उन्हीं को लेकर आगे बढ़ते हैं, उन्हें काफी आगे मौका दिया जाता है और उन्हीं के जरिए एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को लेके चलती है। लेकिन ये पूरे भारत में केवल ये कुछ ही जनजातियों के लिए है, लेकिन बाकी जगह में हम देखेंगे कि लैंगिक जो असमानता है, इसको दूर करने के लिए कन्या भ्रूण हत्या को रोकना जरूरी है। और बालिकाओं को, लड़कियों को ऊंचा स्थान दिलाने के लिए हमें उस समय, उस काल परिस्थिति, उस स्थान का भी प्रभाव पड़ता है और उस स्थान के साथ साथ उस परिस्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। तो उन परिस्थितियों के ऊपर मैं चाहती हूँ शोध होना चाहिए, विभिन्न प्रकार के अनुसंधान, और अभी भी हमें बहुत कुछ काम करना जरूरी है। और दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाएं कितनी भी पढ़कर आगे बढ़ गई हैं, लेकिन बड़ी बड़ी पद में पहुंच गई हैं और पुरुषों से कंधा मिलाकर काम भी कर रही हैं और उनसे ज्यादा वेतन भी प्राप्त कर रही है। क्या वास्तव में उन महिलाओं को परिवार में ऊंचा दर्जा मिला है या नहीं मिला? तो मेरा अपना शोध यह कहता है कि 20 से 30% परिवारों में ही महिलाओं को वह ऊंचा स्थान मिला है, बाकी आज भी संघर्षरत है। चूंकि हम समाज से जुड़े हैं, जब समाज में आते हैं तो स्वाभाविक है भारतीय समाज या कोई भी समाज दिखावा के ऊपर ज्यादा जाता है, तो वहां पर महिलाओं की जो मनस्थिति का प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है मनस्थिति पर। तो इसी में कई महिलाएं मानसिक रूप से शिकार भी होती हैं, चाहे वह विभिन्न प्रकार के जो अत्याचार महिलाओं के ऊपर होता है वो कई महिलाएं शांति से सह लेती हैं। जी वंदना जी, जैसा आपने बताया, महिलाएं भले ही कितने भी बड़े ऊंचे पद पर पहुंच गई हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आज भी परिवार की तरफ से उन्हें वो सहयोग प्राप्त नहीं होता। तो नैना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब एक बेटी अपना कोई एक लक्ष्य निर्धारित करती है, उस लक्ष्य को पाना चाहती है, तो परिवार का सपोर्ट उसके लिए कितना जरूरी होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन के आंसर मैं खुद ही दे रही हूँ, क्योंकि मेरी जो लाइफ में बीता है और मैंने इसे फेस करके आगे निकला है। तो सबसे पहला जो जिम्मेदारी था वो परिवार का था कि मैं एक छोटे से कला मंच के क्षेत्र में आना चाहती थी, पर कहीं ना कहीं समाज वालों ने रोक दिया, घर में आके कंप्लेन किया। तो वो होता है ना, जो चार लोगों की सुन के जो नहीं कर पाता, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे ने यही कहा था कि बेटी तू एक दिन तू बेटा बन के दिखाएगी। तो वही चीजें मैंने चेंज किया और आज जो मेरा चेंजेसपन जो आया, मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और उसमें मेरे परिवार, स्पेशली मेरी मम्मी, मेरे भैया, मेरे भाई का जो सपोर्ट था, साथ ही बाद में समाज का सपोर्ट आया और समाज के सपोर्ट के बाद मैंने आज देश में पूरा नाम रोशन किया। तो ये रोशन करने के लिए सबसे पहला जो सपोर्ट था एक बेटी का, वो घर से ही मिलना चाहिए, बिल्कुल परिवार से ही मिलना चाहिए, क्योंकि परिवार ही उसकी
कहना चाहिए बॉडी का जो रीढ़ का हड्डी होता है वो परिवार ही होता है। तो वही है जिसे मुझे सपोर्ट मिला और उसके थ्रू मैं आगे बढ़ी। और आज इस समाज में जो बच्चों को, हमारे यहाँ ऐसा होता था कि बेटियां बाहर नहीं जा सकती थी, ज्यादा पढ़ नहीं सकती थी, और ज्यादा पढ़ ली तो पढ़ लिख के क्या करेगी वाला सुनने को मिलता था। लेकिन मुझे देख के आज सारी बेटियों को वो फ्रीडम मिला है। और मेरे समाज में आज बेटियां बाहर जाती हैं और कपड़ों के मैटर में कमेंट किया जाता था, आज कपड़े भी अपने मनपसंद का पहन सकती है, मनपसंद के काम करती हैं और बड़े बड़े जॉब में भी है। तो एक फ्रीडम जो परिवार से मिला वो परिवार ने समाज को दिया, और समाज आज देश में हमारा जगह बना रहा है। तो ये एक होना ही चाहिए कि परिवार को अपनी बच्चियों पे, अपने बच्चों पे, तो वो जो सपोर्ट होता है वो परिवार से ही शुरू होती है। परिवार ही हमारा समाज बनाती है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज का अच्छा एग्जाम्पल देता है, बिल्कुल परिणाम करता है। तो वो वही है कि परिवार का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ नैना, तुमने सही कहा है। सरकार भी काफी योजनाएं लेके आई है, जैसे बालिका समृद्धि योजना है, और इसी प्रकार से सुकन्या समृद्धि योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो शुरू से ये मुद्दा हमारा रहा है, CBSE उड़ान योजना है। इसी प्रकार से कई राज्यों ने बालिकाओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लेके आई है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ कन्या विवाह योजना है, और इसी प्रकार से राजस्थान हो गया, अन्य मध्य प्रदेश हो गया, उड़ान योजना है। तो ये बालिकाओं के लिए काफी सपोर्ट दे रही है। यानी इसमें जो योजना है एक एक सन में, जैसे 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया, तो जिसमें जो पहली दूसरी तीसरी तक के जो बच्चों को एक तरह से छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है राशि। और जो CBSE उड़ान योजना है उसमें भी है कि यदि 60% यदि बच्चा मतलब उस परिवार में एकमात्र लड़की होनी चाहिए, और उसका यदि 60% आ रहा है तो 11th-12th में उस बच्चे को एक राशि दी जानी चाहिए। जी, आपने सरकार की भी बहुत अच्छी योजनाएं हमारे दर्शकों को बताई। समय तो अपनी गति पे चलता है और वो हमसे इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम को अभी यहीं विराम देना होगा। तो चलते चलते मैं चाहूंगी कि संक्षिप्त में आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश कहें। तो वंदना जी, पहले आप। जी हाँ, सबसे पहले साइकिल बच्चों को जो मिल रही है, तो इस साइकिल के जरिए उनमें एक आत्मविश्वास मिल रहा है ना। बच्चा 9th तक, कक्षा 9वीं तक आ रहा है कि उनको पता है कि नहीं मुझे यहाँ के एक साइकिल मिलेगी, तो उस लालच में धीरे धीरे बच्चा क्या है 8वीं तक पढ़ाई करके मिड डे मील मिल रहा है वहाँ, तो 9th में बच्चों को साइकिल मिल रही, स्कॉलरशिप मिल रही है, विभिन्न प्रकार के जो कैंप्स में बच्चे जाते हैं। तो लड़कियां वाकई में आगे शिक्षित हो रही है, आगे बढ़ रही है। फिर भी हमें बहुत कुछ अभी करना बाकी है। जी नैना जी, आप। मैं समाज के लिए स्पेशली कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो परिवार से ही समाज है, और समाज से हमारा ये देश है। तो सारे को मैं मेरी तरफ से जो मैं चाहती हूँ कि एक सपोर्ट होना चाहिए, स्पेशली सपोर्ट। अगर आप किसी के तबीयत खराब हो जाती है और उसे आप दवा लाके देते हैं, उससे ज्यादा बेटर असर करता है कि अगर आप उसे दुआ दे दें या उसे छू के ये पूछ लें कि कैसे हो, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जाते जाते, जैसे कि समय बहुत कम है, तो कहना चाहूंगी कि अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, अगर आपने अपना दृढ़ संकल्प निर्धारित कर लिया है, तो ऐसा कोई भी वस्तु या चीज नहीं है जो आपको रोक पाए। ये साक्षात भगवान का आशीर्वाद समझिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। और बेटी नहीं किसी से कम, बेटी को मिलेगा देश में दम, ये मेरा मोटो है। और इसके ऊपर जो काम कर रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी ऐसे काम करें कि अपने आसपास के बच्चे को स्टडी के लिए, इवन किसी लक्ष्य के लिए मोटिवेट करें, ताकि वो बच्चे आगे जाके देश का नाम रोशन कर सकें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं आप दोनों अतिथियों का दिल से आभार प्रकट करती हूं कि आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला और इस विषय पे हमसे बातचीत की। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।